नमस्कार। आज की इस वीडियो में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और उनकी जो उनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसका एक थोड़ा सा छोटा सा अंश जो बीए सेकेंड ईयर डीएससी हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित है। आधुनिक हिंदी कविता जो आपका कोर्स है उसके अंतर्गत। सबसे पहले हम प्रिय प्रवास का जो आरंभिक अंश है उसकी व्याख्या करने से पूर्व थोड़ा सा हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका जो जीवन परिचय है और उनका जो साहित्यिक अवदान है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करना ज़रूरी है। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ये हिंदी साहित्य में द्विवेदी युगीन कवि है। इनका जो रचना क्रम है, जो इनका जो रचना काल है वो द्विवेदी युग में पड़ता है। तो ये द्विवेदी युगीन कवि है। और जो हरिऔध है, इनका जो साहित्यिक योगदान है हिंदी साहित्य में उसका अपना महत्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिऔध के जीवन परिचय की। इनका जो जन्म है वो 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आज़मगढ़। आज़मगढ़ के निज़ामाबाद कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री भोला सिंह और इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। जो हरिऔध है, इनका जो वास्तविक नाम है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। जो हरिऔध है ये इनकी एक उपाधि है, इनका उपनाम है जो इन्होंने अपना जो वास्तविक नाम है अयोध्या सिंह। अयोध्या का मतलब है औध और सिंह का मतलब है हरि। इन दोनों को उल्टे क्रम में जोड़कर हरि औध इसे मिलाकर अपना उपनाम बनाया है और इसे अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। आपको पता होना चाहिए जो हरि शब्द है ये सिंह का पर्यायवाची है, शेर का पर्यायवाची भी है, इसलिए उन्होंने अयोध्या का औध और सिंह का हरि करके इसको उल्टे क्रम में जोड़कर हरिऔध उपनाम अपने साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय जोड़ते हैं। अगर हम बात करें हरिऔध के शिक्षा और व्यवसाय की, तो जो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनके चाचा जी थे श्री ब्रह्म सिंह, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। उनके संरक्षण में ये इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई। कुछ समय तक इन्होंने जो है वो क्वींस कॉलेज बनारस में भी इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण वहाँ से इन्होंने जो है वो ये परीक्षा नहीं दे पाए। और इसी बीच 17 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह है वो अनंत कुमारी के साथ हो गया। इसके बाद इन्होंने जो है वो कानूनगोई की परीक्षा पास की और कानूनगो हो गए। उससे कानूनगो के पद से त्यागपत्र देने के बाद ये कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आचार्य के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। इसके साथ साथ इनका जो लेखन है, जो रचना क्रम है, वो भी साथ साथ चलता रहा। जो हम बात करें अगर हरिऔध के कृतित्व की, इनका जो रचना संसार है वह विभिन्न साहित्यिक विधाओं में बिखरा पड़ा है। ये मूलतः कवि हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने उपन्यास और साहित्य इतिहास और निबंध लेखन भी किया। तो इनका जो सबसे पहले अगर हम इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चर्चित कृति है वो है प्रिय प्रवास, जिसकी रचना जो आपको पाठ्यक्रम में भी जिसका एक अंश लगा हुआ है। तो प्रिय प्रवास जो एक वो महाकाव्य है और इसकी रचना जो है वो 1914 ईस्वी में हुई। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी में रचित पहले महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियोस में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो द्विवेदी युग से पूर्व का समय था यानी कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी की जो कालावधि है जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तो भारतेंदु युग में जो काव्य की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, जो कि रीतिकाल में भी प्रयोग होती रही उससे पहले। और आधुनिक काल के प्रथम चरण यानी कि भारतेंदु युग में भी काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा। हालांकि जो गद्य की विधाएं थी, गद्य की विधाओं में जो लेखन था यानी नाटक, उपन्यास, निबंध, इनमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होना शुरू हो गया था, लेकिन जो काव्य था वो अभी भी
जो पद्य था वो अभी भी ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। तो ये जो साहित्य में जो गद्य और पद्य की जो बात है, इसमें जो लैंग्वेज की डुअलिटी थी, द्वैतता थी, ब्रज ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इसे द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दूर किया और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किया। तो हरिऔध पहले ऐसे कवि थे द्विवेदी युग में, यानी कि आधुनिक काल में, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में पहला महाकाव्य हिंदी साहित्य को दिया, जिसका नाम प्रिय प्रवास है और जिसकी रचना, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, 1914 ईस्वी में हुई। प्रिय प्रवास इनका जो प्रमुख महाकाव्य है, का प्रमुख काव्य कृति है। थोड़ा सा प्रिय प्रवास के ऊपर आना चाहूँगा। प्रिय प्रवास जो है वो भगवान कृष्ण के मथुरा गमन के ऊपर लिखा गया है। प्रिय का अर्थ है प्रियतम, प्रवास का अर्थ है प्रवास पर चले जाना, यानी कि जब प्रिय जो है वो प्रवास पे चला जाता है। तो ये पूरा जो है वो अगर देखा जाए तो वियोग श्रृंगार का काव्य है, जिसमें गोपियों का, राधा का जो है वो वियोग वर्णन कवि ने आधुनिक संदर्भों में दिखाया है। शुरू में जो प्रिय प्रवास है, इसका नामकरण, अगर इसके नाम की अगर बात करें तो इसका नाम शुरू में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ब्रजांगना विलाप रखा था। ब्रजांगना मतलब ब्रज की जो कोई भी कन्या है, गोपी है, राधा है, और उनका विलाप मतलब उनका कृष्ण के वियोग में जो विलाप है। तो बाद में इसका नाम बदलकर ब्रजांगना विलाप से इन्होंने प्रिय प्रवास कर दिया। उसके बाद अगर बाकी काव्य कृतियों की बात करें तो हरिऔध ने जो है वो जो दूसरा उनका महत्वपूर्ण जो कृति है वो है वैदेही वनवास। ये सीता के, वैदेही सीता का नाम है, सीता के लिए प्रयोग किया जाता है। वैदेही वनवास, उनके जो वनवास पे, उनके जो जितना भी उन्होंने वनवास भोगा वैदेही ने, सीता ने, उसके ऊपर इसका पूरा वर्णन इस काव्य में किया है। उसके बाद इनका जो एक ग्रंथ है, काव्य कृति है, पारिजात। उसके बाद जो कुछ एक मुक्तक कृतियाँ हैं, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, ये भी मुक्तक काव्य रचना है। उसके बाद एक इनका रीति परंपरा पे एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है, रस कलश। इसकी रचना 1940 ईस्वी में हुई है। ये पूरा रीतिकालीन परंपरा पे लिखा गया है, उसी श्रेणी का है, नायिका भेष श्रृंगारिकता। उसी विषय को लेकर रस कलश की रचना हरिऔध ने की है। ये तो थी कुछ एक काव्य कृतियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं जो उपन्यास है। कुछ एक उपन्यास भी हरिऔध ने लिखे, जिसमें से जो बहुत चर्चित रहा उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, और एक दूसरा उपन्यास हरिऔध ने लिखा उस वो है अधखिला फूल। ये दो उपन्यास हरिऔध ने इनकी रचना की, दो उपन्यासों की। उसके बाद अगर हम बात करें नाटक, तो दो नाटकों की रचना हरिऔध ने की, जिसमें से एक है प्रद्युम्न विजय व्यायोग और दूसरा नाटक है रुक्मिणी परिणय। ये दोनों पौराणिक विषयों को लेकर दोनों नाटकों की रचना हरिऔध ने की है। उसके बाद जो एक इनका जो मैंने जैसे बात की पहले हिंदी जो साहित्य इतिहास लेखन है, उसमें भी हरिऔध ने अपना जो है वो योगदान दिया है। तो इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये कुछ एक जो उनकी जो रचनाक्रम था, हमने बात की काव्य कृतियों की, हमने बात की उपन्यास, नाटक और आपका साहित्य इतिहास ग्रंथ। उसके बाद कुछ एक इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ भी हैं, कुछ निबंध भी हैं, जो आप पुस्तकों से अपने उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़े से इनका जो लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशन रहा हिंदी लिटरेचर में, अगर बात करें हिंदी साहित्य में इनका जो साहित्यिक अवदान क्या है, अगर उसकी बात करें तो जो उनकी जो काव्यगत कुछ विशेषताएं हैं, जो उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हम इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो ये जो इनका जो काव्य है वो पूरा कृष्ण भक्ति प्रधान है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में जो है वो प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। इसके अलावा इनका जो जो दूसरा अगर हम बात करें इनके काव्य की विशेषताओं की, तो जो इनका जो पौराणिक साहित्य है, पौराणिक साहित्य का था जो रामायण महाभारत इत्यादि पुराने ग्रंथ हैं, उसको इन्होंने पौराणिक साहित्य के प्रति एक नई दृष्टि हिंदी साहित्य में रखी। उदाहरण के लिए अगर प्रिय प्रवास की बात करें तो ये जितने भी आज से पहले कृष्ण भक्ति पे या कृष्ण वियोग पे जो है, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण के संबंधों के ऊपर जितने भी काव्य कृतियाँ रची गई है, तो उस परंपरा से, उस लीक से नितांत हटकर जो है प्रिय प्रवास से महाकाव्य हमारे सामने आता है। इसमें जो है राधा एक विरहणी नायिका के रूप में उभर कर सामने नहीं आती जो कृष्ण के वियोग में रो रही है। इसमें राधा जो है वो एक देश सेविका के रूप में, एक लोक हितकारिणी के रूप में हमारे समक्ष आती है।
तो कहीं ना कहीं जो पौराणिक संदर्भ है, पौराणिक जो साहित्य है, उसके प्रति एक नया विज़न, एक नई अंतर्दृष्टि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने रखी, और उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने काव्य कृतियाँ, अपनी काव्य कृतियों की रचना की। उसके बाद हम बात करते हैं तो प्रकृति चित्रण भी इनके काव्य में है। जैसे कि आपके सामने जो स्क्रीन पे अंश डिस्प्ले हो रहा है प्रिय प्रवास का, जो आरंभिक पंक्तियां हैं, ये प्रकृति चित्रण पे ही है। हालांकि प्रिय प्रवास की आरंभिक पंक्तियां हैं: दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये पूरा प्रकृति चित्रण है, संध्या का वर्णन हुआ है, बहुत सुंदर वर्णन है, भाषा में प्रवाह देखते बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके इनका जो शिल्प पक्ष है, जो मैंने बात की, जो भाषा है इनकी, काव्य भाषा, खड़ी बोली हिंदी है। पहली बार किसी कवि ने खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य की रचना की। तो इनकी जो भाषा है, काव्य भाषा, वो खड़ी बोली हिंदी है। उसके बाद अगर काव्य जो रचना है, अगर काव्य रूपों की बात करें तो प्रबंध काव्य भी लिखे, जैसे कि मैंने बताया आपको, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास दोनों महाकाव्य की श्रेणी के हैं। उसके बाद अगर मुक्तक काव्यों की बात करें तो चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, ये सभी मुक्तक काव्य रचनाएं है। उसके बाद इनकी अगर बात करें तो जो उनकी भाषा है उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। जैसे आप देख रहे हैं संस्कृत के बहुत ज़्यादा शब्द इसमें आ रहे हैं, तो तत्सम शब्दावली प्रधान इनकी भाषा है, अगर हम इसे इस तरह से देखें। तो ये तो था थोड़ा सा। अगर हम इनकी बात करें मृत्यु की, तो 1947 ईस्वी में हरिऔध की मृत्यु हो गई। अगर हम बात करें इनका जो जितना भी अगर साहित्य में इनका जो स्थान निर्धारित करना है, तो द्विवेदी युगीन ऐसे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने जो है वो खड़ी बोली हिंदी को, जो विद्वान ये कह रहे थे, जो साहित्यकार ये कह रहे थे कि खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा नहीं बन सकती है, काव्य रचना के लिए खड़ी बोली उपयुक्त नहीं है। उनके मुंह पे एक, हम कह सकते हैं कि एक करारा तमाचा प्रिय प्रवास के रूप में उनके मुंह पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने तत्कालीन युग में जड़ा, और ये साबित कर दिया कि खड़ी बोली हिंदी में भी काव्य रचना की जा सकती है। तो इस तरह से भाषा के क्षेत्र में अगर देखें तो हरिऔध का बहुत ज़्यादा योगदान है। और दूसरा हम बात करें इनका, जो मैंने पहले कहा कि जो जो इनका साहित्य है, बेशक विषय पौराणिक है, कोई कृष्ण भक्ति पे, कोई रामायण पे है, तो लेकिन जो इनमें जो इसमें कंटेंट है, जो सामग्री है, जो विचार है, वो कहीं ना कहीं आधुनिक संदर्भों को अपने साथ लिए हुए है। एक बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण पौराणिक साहित्य के प्रति हरिऔध का हम देखते हैं, उनके साहित्य का जब हम आंकलन करते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी स्पीच अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। हम आगे चलते हैं। जो उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताएं हैं, जो पहली कविता है ये है प्रिय प्रवास, जो कि प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। उसका जो आरंभिक अंश है, यहीं से प्रिय प्रवास महाकाव्य की शुरुआत होती है। वही आरंभिक अंश थोड़ा सा, जिसमें संध्या वर्णन है, गोकुल में किस तरह से संध्या हो रही है, उस संध्या वर्णन का, उस प्रकृति चित्रण का, गोकुल की जो प्रकृति है उसका थोड़ा सा चित्रण यहाँ पे हरिऔध कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रिय प्रवास की व्याख्या। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। थोड़ा संस्कृतनिष्ठ भाषा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दिवस का अर्थ होता है दिन, अवसान होता है, अवसान मतलब किसी चीज़ की समाप्ति, समाप्ति की ओर जाना, उसे अवसान कहते हैं। समीप मतलब निकट, गगन होता है आकाश, लोहित होता है, ये लोहित जो शब्द है ये लहू से बना है, लहू मतलब खून, तो लोहित का मतलब है जो खून की तरह है, जो लहू की तरह है, यानी कि लाल। लोहित मतलब लालिमा, लाली। तो क्या बोल रहे हैं कवि कि दिवस का अवसान है समीप था, कि दिन क्या है, अब खत्म होने को है, दिन का जो है वो दिन ढलने वाला है, दिन ढलने को है, वो नज़दीक है, दिवस का अवसान बहुत नज़दीक है, दिन ढल ढल रहा है। और अब क्या हो रहा है, दिन ढल रहा है तो शाम होने वाली है। गगन था कुछ लोहित हो चला, जो आकाश है वो कैसा हो गया है, वो लाल रंग का हो गया, लहू की तरह हो गया। क्यों? आपने देखा होगा जब सूर्यास्त होने को होता है तो एकदम एक तरह की जो जो सूर्य है वो एकदम लाल हो जाता है, और उस लाल सूर्य को अरुण कहा जाता है। आप पर्यायवाची शब्दों में देखते होंगे कि जो सूर्य का पर्यायवाची है वो अरुण भी है, लेकिन हर सूर्य को आप अरुण नहीं कह सकते। आप दिन को 12 बजे का जो सूर्य निकला है उसको अरुण नहीं कह सकते। अरुण वही है जब सूर्य जो है वो लालिमा में घिर जाता है, लाल रंग का दिखता है, और वो तभी होता है या तो वो सुबह के समय होता है, बहुत कम लालिमा आपको दिखेगी, अरुण दिखेगा, लेकिन और जब जो शाम होगी, जब ढलने को होगा, तब निस्संदेह आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो लाल रंग का हो जाता है, और उसी लाल सूर्य को हम अरुण कहते हैं।
अरुण का मतलब लाल, लाल सूर्य। तो ये जो शाम का जो गगन अब लोहित इसलिए हुआ है, लाल रंग का इसलिए हुआ है क्योंकि जो शाम का सूरज है वो लाल हो चुका है, उसकी लालिमा पूरे आकाश में फैल गई और पूरा आकाश क्या हो गया है, लाल रंग का हो गया है। तो यही बोल रहा है कि दिन ढलने वाला है और आकाश थोड़ा सूर्य की लालिमा से लाल हो चला है। आगे, तरु शिखा पर थी अब राजती। तरु होता है वृक्ष, शिखा होता है चोटी, वृक्ष की चोटी, पर थी अब राजती, राजती होता है शोभा देना। वृक्ष की शिखा पर क्या शोभा दे रहा है? आगे, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलिनी होता है कमल की जो छोटी कलियां होती है, जो पंखुड़ियां होती है कमल की, उनको कमलिनी कहते हैं। कुल होता है वंश, वल्लभ होता है पति, प्रभा होता है चमक, आभा, ठीक है, तेज। तो कमलिनी कुल वल्लभ कौन है? सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य के जब किरणें कमल के ऊपर पड़ती है तभी कमल का फूल खिलता है। इसलिए जो कमल की कलियां हैं वो सूर्य के कारण खिलती है, इसलिए सूर्य को उनका पति कवि ने मान लिया है। उसको क्या बोल दिया? कमलिनी कुल वल्लभ, यानी कि सूर्य। तो सूर्य की जो प्रभा है, जो उसकी चमक है, जो उसकी आभा है, वो कहाँ दिख रही है? तरु की शिखा पर, पेड़ों की शिखा पर सूर्य की जो आभा है, जो चमक है, वो शोभा दे रही है। राजती मतलब शोभा दे रही है। आगे चले। विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा वृगावली उड़ रही नवमंडल मध्य थी। अब क्या कह रहा है? विपिन, विपिन होता है जंगल, वन, बीच मतलब मध्य में, विहंगम, विहंगम होता है पक्षी, वृंद होता है समूह। अब जंगल के बीच क्या है? विपिन बीच विहंगम वृंद का, जंगल के बीच पक्षियों के समूह का क्या हो रहा है? कल निनाद विवर्धित था हुआ। कल निनाद होता है, निनाद होता है शोर, बहुत ज़्यादा पक्षी चहचहा रहे हैं जंगल में, ठीक है। कल मतलब शोर, निनाद भी मतलब शोर, बहुत अनेक प्रकार की आवाज़ें पक्षी कर रहे हैं जंगल के बीच में, पक्षियों के समूह, पक्षियों के झुंड। विवर्धित होता है बढ़ा हुआ, बहुत जो है शोर बढ़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब सांझ हो रही होती है तो अगर कहीं जंगल होगा कि कहीं पे कई पेड़ पौधे होंगे, आपने आसपास भी देखा होगा घरों के, सॉरी, तो बहुत सारे जो पक्षी हैं वो एकदम चहचहाना शुरू कर देते हैं गोधूली की वेला पे, जब शाम संध्या, जब डस्क हो जाती है, जब मतलब सांझ ढलने वाली होती है, उस समय बहुत ज़्यादा पक्षी चहचहाते हैं। तो यही चीज़ है कि जंगल के बीच में क्या है, पक्षियों के झुंडों का जो वो स्वर है, जो चहचहाट है, वो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा शोर पक्षी कर रहे हैं। ध्वनिमयी विविधा विहिगावली उड़ रही नवमंडल मध्य थी। ध्वनिमयी मतलब आवाज़, बहुत ज़्यादा शोर, विविधा मतलब अनेक प्रकार के, विविध होता है डाइवर्सिटी, अनेक प्रकार के। विहगावली, विहग होता है पक्षी, अवली होता है पंक्ति, पहले भी ये शब्द शायद आया था पिछली वीडियो में। तो विहगावली मतलब पक्षियों की पंक्ति, जैसे दीपावली, दीप जमा अवली, उसी तरह से विहग जमा अवली, पक्षियों की पंक्ति। तो पक्षियों की जो अनेक प्रकार की जो पक्षी, विविध विविध प्रकार की जो पक्षी हैं, उनकी जो जो उनकी चहचहाट है, जो ध्वनिमय चहचहाट है, बहुत ज़्यादा चहचहा रहे हैं पक्षी, वो कहाँ उड़ रहे हैं? उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। नभ होता है आकाश, मंडल मतलब घेरा, मध्य मतलब बीच में। तो आकाश का जितना भी घेरा है, आकाश जो दिख रहा है, नभ के बीच में जो है वो विभिन्न प्रकार के पक्षी चहचहाते हुए उड़ रहे थे। तो ये कह रहे हैं कवि, संध्या का वर्णन है, बहुत सुंदर भाषा में, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर प्रवाह है। आगे, अधिक और हुई नव लालिमा। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तत्सम शब्द आ रहे हैं, लालिमा, नव, दश, दिशा, अनुरंजित, सकल, पादप, पुंज, हरितमा, अरुणिमा, विनिमज्जित। ये बहुत ही जो ठेठ संस्कृत के शब्द है उनका प्रयोग कवि ने किया है, तो हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्दावली प्रधान इनकी भाषा है। आगे के चलते हैं। अधिक और हुई नव लालिमा। अब जो सूर्य डूबने को है, इसलिए जो नव, जो आकाश की जो लालिमा है, जो जो लाल है हो गया है आकाश, वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों? सूर्य अब डूबने वाला है। दश दिशा अनुरंजित हो गई। दश दिशा मतलब दसों दिशाएं, अनुरंजित होता है रंग जाना। उस लालिमा में, उस सूर्य की लालिमा में दसों दिशाएं वो है रंग गई है। सकल पादप पुंज हरितिमा। सकल होता है सारा, संपूर्ण, पादप होता है पौधे, पुंज मतलब समूह, जो सारे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जो समूह है, हरितिमा होता है हरियाली, उनकी जो हरियाली है, पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनकी जो हरियाली है वो क्या होगी, इस सूर्य की लालिमा से, जो संध्या का सूरज जो ढल रहा है उसकी लालिमा से वो हरे पेड़ पौधे कैसे हो गए, उनकी हरियाली कैसी हो गई है? अरुणिमा, अरुणिमा जिसमें मैं पहले बोल दिया, अरुण से बना है शब्द, यानी कि लालिमा, उसकी उन वो हरे पेड़ पौधे भी क्या हो गए हैं सूर्य की लालिमा से। अरुणिमा बिनिमज्जित, बिनिमज्जित होता है पूरी तरह से डूब जाना। वो पेड़ पौधे, वो हरे पेड़ पौधे भी सूर्य की उस लालिमा से पूरी तरह से लाल हो गए, वो हरे नहीं दिख रहे हैं, मतलब वो भी अब लाल दिख रहे हैं। आप देखते होंगे संध्या का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से कवि कर रहा है। आप शाम को देखना कभी, जब संध्या हो रही होती, जब गोधूली की बेला होती, जब सूर्य डूबने को होता है, जो हरे पेड़ होते हैं वो भी हमें लाल दिखते हैं,
क्योंकि उनके ऊपर जो सूर्य की जो लाल किरण है वो शाम के समय पड़ती हैं। तो बहुत अच्छा भाषा में प्रवाह है, तत्सम शब्दावली प्रधान है, विशेष में आप लिख सकते हो। आगे, झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की ओर लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। झलकने पुलिनों पर भी लगी, पुलिन होता है किनारा, गगन के तल की ओर लालिमा, आकाश का जो तल है उसकी जो लालिमा है, जो पूरा लाल हो गया है आकाश सूर्य की उस प्रकाश से, वो जो लालिमा है वो कहाँ झलक रही है? पुलिनों पर। पुलिन मतलब कोई नदी का किनारा, कोई तालाब का किनारा, तालाब में भी उसकी परछाई पड़ रही है, नदी के किनारों पर भी वो लालिमा जो है वो सूर्य की पड़ रही है। जो आकाश की जो लालिमा है उसका प्रतिबिंब जो है वो नदियों के किनारों पर भी पड़ रहा है। सरी सरोवर के जल में पड़ी, सरी होता है सरिता, सरिता के साथ बना है शब्द, सरी से बना है, सरी मतलब नदी, सरिता मतलब नदी, नदी का पर्यायवाची है सरिता, सरोवर मतलब तालाब, तालाब का पर्यायवाची सरोवर। तो नदियों और तालाबों के पानी में के जल में पड़ी, उनके जल जल में जो है वो लालिमा पड़ रही है उस आकाश की, वो कैसी लग रही है? अरुणता अति ही रमणीय थी, अरुणता मतलब लालिमा, अति मतलब बहुत ज़्यादा, रमणीय मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर वो लालिमा लग रही है जो नदी और तालाब के जल में पड़ रही है। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश बिहारिणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य शनै शनै। बहुत बहुत ही मतलब अगर कहे आप बात भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से बहुत ही उत्तम कृति हम कह सकते हैं प्रिय प्रवास को। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर प्रवाह भाषा का बन रहा है। तो क्या कह रहे कवि? अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, अचल होता है जो चलता नहीं है, यहाँ पे इसका जो पर्याय है वो पर्वत भी होता है, पहाड़ का पर्याय भी अचल है, क्योंकि पहाड़ भी नहीं चलता है, अचल है, एक जगह अड़िग है। तो अचल मतलब पहाड़, पर्वत के शिखरों पर जा चढ़ी, पहाड़ों के शिखरों पर चढ़ गई है अब कौन? किरण पादप शीश विहारिणी, किरण मतलब सूर्य की किरण, पादप मतलब पेड़ पौधे, शीश मतलब चोटी, बिहारिणी मतलब विचरण करने वाली, घूमने वाली। अभी तक जो किरण, जो वो लाल किरण है सूर्य की, जो डूब रहा है सूर्य शाम के समय, उसकी जो माफ़ कीजिएगा थोड़ा लाइट चली गई है शायद, तो थोड़ा आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जो अभी तक जो किरण थी, जो लालिमा से युक्त जो सूर्य की किरण थी, अभी तक वो पेड़ पौधों की चोटियों पर थी, शीश मतलब चोटी थी, चोटी, पादप शीश मतलब पेड़ पौधों की चोटियाँ, अभी तक वो पेड़ पौधों की चोटी पर थी। लेकिन देखते देखते वो कहाँ चली गई है? अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, पहाड़ों के चोटियों पर वो किरण चली गई। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो अस्त होने वाली, इसलिए जो है वो जो उसकी किरणें है वो ऊपर ऊपर जाती हुई पहाड़ों के चोटियों पर पहुंच गई है। तरणी बिंब तिरोहित हो चला, तरणी होता है सूर्य, बिंब मतलब परछाई, तिरोहित होता है गायब हो जाना। और जो सूर्य का जो बिंब था, जो प्रतिबिंब था आकाश में, वो क्या अब गायब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब डूब रहा है, अब रात होने वाली है। गगन मंडल मध्य शनै शनै, शनै शनै होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? जो गगन मंडल मध्य, जो आकाश के जो बीच में जो सूर्य चमक रहा था, जो सूर्य का प्रतिबिंब था अभी तक, वो क्या है? अब धीरे धीरे तिरोहित हो चला, डूब रहा है अब, यानी कि सांझ ढल रही है और रात अब हो रही है, दिन जो है वो समाप्त हो गया है। तो ये था आपका प्रिय प्रवास का जो आरंभिक अंश है। वैसे तो ये बहुत बड़ा महाकाव्य, लेकिन आपको शुरू के जो वो शुरू का अंश लगा, जिसमें कवि ने संध्या का चित्रण किया है, और संध्या के समय प्रकृति किस प्रकार जो है वो विभिन्न रंगों में रंग जाती है, बिल्कुल लालिमा से रंग जाती है, चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे तालाब हो। वो सुंदर चित्रण कवि जो है प्रिय प्रवास के आरंभ में यहाँ पर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ ही समझ नहीं आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है हरिऔध की अगली कविताओं की व्याख्या किस प्रकार करनी है वो जानेंगे। धन्यवाद।